हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 7 कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऑलमोस्ट चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं। हमारा सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। थोड़ा बोरिंग सा टेढ़ा सा चैप्टर है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके अपने साइड बाय साइड नोट्स आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। अदरवाइज कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जो ध्यान हो, जो मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ वो नोट कर लेना। उसके अलावा कुछ इस चैप्टर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप हमें नहीं जाना, ठीक है। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बस। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं विद इन 5 मिनट्स कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करके इसको वाइंड अप कर देंगे। आज थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने डाइवर्सिटी देखी थी। डाइवर्सिटी हमें पता है डाइवर्सिटी क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होता है इन वन वे और दी अदर, ठीक है। चाहे वो अपीयरेंस में, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो अलग होता है। और उसके अलग होने के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम उसको क्लासीफाई करते हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, क्योंकि ऐसे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होंगे जो इन वन वे और दी अदर अलग अलग होते हैं। तो हम हर एक स्पीशीज़ को नहीं यहाँ पे स्टडी कर सकते या रख सकते। तो इसीलिए
इसीलिए हम उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसके बेसिस पे उनके ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी। तो ये जो हम क्लासीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं हम, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं कुछ चीज़ों को देख के। जैसे हमने अपीयरेंस ली थी, उसके बाद फिर हम उसके सब ग्रुप बनाते हैं, तो वो उस जो कैटेगरी है उसके ऊपर बेस्ड होता है, डिपेंडेंट होता है कि अब जो हम अपीयरेंस के बाद जो कैटेगरी बनाएंगे वो अपीयरेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से हम सब कैटेगरीज बनाते चले जाते हैं और उससे हमारी क्या बन जाती है, क्लासिफिकेशन का बेसिस बन जाता है। आफ्टर दैट हमने क्या चीज़ देखी थी कि क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन की इवोल्यूशन कैसे हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे टाइम टू टाइम नई नई जनरेशन आती है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। वो जैसे पहले दिखते थे ऐसे ही अभी भी दिखते हैं उनके स्पीशीज़। तो वो होते हैं ऑल्डर ऑर्गेनिजम्स जो पहले की तरह ही हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस आके उनका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑल टुगेदर एक न्यू स्पीशीज़ बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते थे, यंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है और उसके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने हायरार्की देखी थी कि हायरार्की किस तरीके से, तो हमने बात की थी कि कुछ बायोलॉजिस्ट ने हायरार्की बनाई है। ठीक है, और उन्होंने उन जो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है उनको उन्होंने क्या नाम दिया है, किंगडम्स। ठीक है, तो किंगडम्स में किस तरीके से क्या है, विटेकर ने 5 किंगडम्स बनाए हैं, 5 कैटेगरीज में डाला है, मतलब कि कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एक के बाद एक हायरार्की होती है जो जाती है, जैसे कि किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन आता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरीके से हायरार्की बनती है और हम हर एक उसमें जो भी कैटेगराइज कर रहे हैं हम उसमें एक ये हायरार्की क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी 5 किंगडम्स के बारे में, जो कि हमें किसने दी थी, विटेकर ने। वो 5 जो किंगडम्स थे वो उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किए उनको, कि सबसे पहले उन्होंने रखा कि भाई जो सेल है वो कैसा है, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स में सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे फिर उसमें उन्होंने क्या चीज़ें देखी कि भाई वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक में उनको मेनली जो मिला वो यूनिसेलुलर ही मिले, और जो यूनिसेलुलर थे वो कौन थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, मोनेरा। उन्होंने उसको मोनेरा किंगडम में डाल दिया। फिर उन्होंने जब यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी किया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, तो उसमें उनको यूनिसेलुलर भी मिले और मल्टीसेलुलर भी मिले। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको उन्होंने किस किंगडम में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर थे तो उनमें उन्होंने जब देखा तो उसमें क्या था कि कुछ के पास सेल वॉल थी, जो हम कहते हैं प्लांट्स के पास होती है, और कुछ के पास सेल वॉल नहीं थी। तो जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको डाल दिया एनिमेलिया किंगडम में, और जिनके पास सेल वॉल थी अब वो फर्दर उन्होंने डिवीजन देखी उनमें कि जिनके पास सेल वॉल है वो कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और कुछ परफॉर्म नहीं करते। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते वो डाल दिया फंगी किंगडम में, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको डाल दिया प्लांटी किंगडम में। ठीक है, अब क्योंकि हम अपनी लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं अपने आप सराउंडिंग्स में, तो हम किसकी बात करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो इसीलिए उन्हीं को यहाँ पे क्या किया गया है, मेनली डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिटेल में। तो प्लांट्स को उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन दी कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि उनके जो प्लांट के पार्ट्स है वो डिफ्रेंशिएटेड है या फिर नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो वो है थैलोफाइटा ग्रुप में आ जाएंगे, और वो डिफ्रेंशिएटेड है तो फिर उसमें फर्दर ये चीज़ देखो कि भाई उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है या नहीं है। जिनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन पार्ट्स, लेकिन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है, वो ब्रायोफाइटा में आएंगे। और जो डिफ्रेंशिएटेड भी है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हैं, तो उसमें फिर थर्ड क्लासिफिकेशन करनी है हमें कि वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। तो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और उनको किस कैटेगरी में, किस ग्रुप में डाल दिया, टेरिडोफाइटा में। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेनेरोगैम्स। ठीक है, उनमें फिर फर्दर डिवीजन होएगी कि वो सीड्स नेकेड हैं, मतलब कि उनमें सीड्स फ्रूट नहीं है, या फिर वो जो सीड्स हैं वो इनक्लोज्ड है फ्रूट से, फ्रूट उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनमें सीड्स नहीं होंगी, जिन सीड्स में फ्रूट नहीं होगा वो होंगे जिम्नोस्पर्म्स, और जिनमें फ्रूट होगा वो होंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब जिनमें फ्रूट है वो भी हमने देखा कि फर्दर डिवाइड हो सकते हैं कि जो
सीड है उसमें हमें एक कॉटिलेडन्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वो स्ट्रक्चर जो है एंजियोस्पर्म्स में कि किस तरीके से है कि किसी में सिंगल स्ट्रक्चर है कॉटिलेडन्स का, किसी में डबल स्ट्रक्चर है। तो जिसमें सिंगल स्ट्रक्चर है उसको बोल दिया मोनोकॉट, और जिसमें डबल स्ट्रक्चर है उसको क्या कह दिया, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो डाइकॉट। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांट्स का किंगडम, हमने उसको क्लासिफाई किया। फिर हमने बात की थी एनिमेलिया की। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनिमेलिया की बात की थी। एनिमल्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और उनके पास सेल वॉल भी नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। तो उन्होंने अब उनकी बॉडी टाइप के ऊपर कैसी उनके डिज़ाइन है उसके बेसिस पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। तो सबसे पहला उन्होंने क्या हमने बात की थी, पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं और जिनमें होल्स होते हैं। ठीक है, उसी से अब वो क्या करते हैं, वो घूमते नहीं है, वो अटैच रहते हैं और उसी होल्स के थ्रू वो अपना खाना और पानी ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनमें होल्स या पोर्स होते हैं तो इसीलिए उनको स्पॉन्जेस कह देते हैं। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी निडेरिया की। अब जो निडेरिया है वो कौन से एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, और उनमें जो है सेल, जो लेयर्स है, सेल की लेयर्स वो डबल होती है। अब ट्रिपल लेयरिंग सेल को तो हमने क्या कहा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन निडेरिया में हमें डबल सेल लेयरिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। अभी जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है ये हमने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखा ग्रुप, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि इनमें क्या थे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, राइट और लेफ्ट साइड से सेम डिज़ाइन होगा। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, 3 सेल की लेयर्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें कैविटी देखने को नहीं मिलती, और इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, फ्लैटेंड होगी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल फ्लैट होगा वो, तो इसलिए उनको क्या बोला गया, फ्लैट वॉर्म्स। राइट, फिर हमने बात की थी नेमाटोड की। नेमाटोड कौन से होते हैं, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, वो सिलेंड्रिकल होती है, और इनमें हमें थोड़ी सी क्या देखने को मिलती है, कैविटी भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी एनेलिड की। एनेलिड में भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें हमें प्रॉपर तरीके से कैविटी देखने को मिलती है, और कैविटी की वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी आर्थ्रोपॉड की। आर्थ्रोपॉड सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, हमें मेन लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स यहीं देखने को मिलता है। आर्थ्रोपॉड का मतलब क्या था, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो ब्लड है वो कहीं पे भी फ्लो करता है, कोई वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में वो फ्लो नहीं करता, कहीं पे भी वो फ्लो कर जाता है, वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमने बात की थी मोलस्का की। मोलस्का में भी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, सेगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक और उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, नई कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है वो, कि उसमें किडनी के जैसा फंक्शन होता है, या किडनी जैसा ऑर्गन्स होते हैं, जो कि उसको जो वेस्ट मटीरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। राइट, और उनके पैर भी होते हैं, छोटे छोटे उनके फुट होते हैं जो उनको मूव करने में मदद करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था इतना। अब हम आगे का यही एनिमेलिया किंगडम थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम इसको देखेंगे कि और ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एकिनोडर्मेटा। ठीक है, तो इस ग्रुप में क्या है, इन ग्रीक, अब ये जो एकिनोडर्मेटा है ये एक ग्रीक वर्ड से बनाया हुआ है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से मिला के बना रखा है। तो एकिनोज मीन्स हेजहॉग। हेजहॉग मतलब कि एक स्पिनी मैमल है। स्पिनी मतलब कि जिसपे हमें स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मैमल है जिसके ऊपर कांटे होते हैं। एंड डर्मा का क्या मतलब है, मीन्स स्किन। तो क्या है कि एकिनोडर्मेटा ये कौन से हैं, कि वो मैमल्स जिनकी स्किन पे हमें कांटे देखने को मिलते हैं, मतलब कांटेदार त्वचा होती है उनकी। 10 दे आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये स्किनी होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते हैं, स्किनी एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनकी जो स्किन है वो क्या है, वो कांटेदार होती है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, मतलब ये किसी उसमें नहीं रहते, ये फ्रीली अपना कहीं पे भी रहते हैं, मरीन
पानी के होते हैं, समुद्र में रहते हैं ये, लेकिन आरामदारी से फ्रीली रहते हैं ये। और इनकी क्या चीज़ें हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी, ठीक है। और इसमें हमें कैविटी भी प्रेजेंट होती है इन एनिमल्स में। दे ऑल्सो हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। अब इनमें क्या चीज़ है, इनमें एक ट्यूब देखने को मिलती है जिसमें पानी जाता है, मतलब वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है, जिस ट्यूब की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मोलस्का में बात की थी, मोलस्का में किस चीज़ के, अब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी एनिमल्स हैं, कितने भी हमें स्पीशीज देखने को मिलते हैं, हर किसी के पास लेग्स या फुट नहीं होते, पैर नहीं होते चलने के लिए। हर किसी के पास पंजा नहीं होता या पैर नहीं होता चलने के लिए। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्योंकि अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मोलस्का में कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनको चलने के लिए उनके पास पैर है, लेकिन एकिनोडर्मेटा जो ग्रुप है, इनमें जो एनिमल्स हैं वो किसकी मदद से चलते हैं, उनमें एक पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज अ स्केलेटन। अब वो अपने स्केलेटन के तौर पे वो किसको यूज करते हैं, मतलब उनका कंकाल की तरह वो किसको यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो है, जो स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो कैसा होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है तो वो हार्ड होता है, बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो वो टाइट होता है तो वो अपने स्केलेटन के तौर पे ही उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स, ठीक है। हमने बात की ना कि मरीन में, समुद्र में रहते हैं ये, तो ये सी स्टार्स और सी अर्चिन्स इसके एनिमल्स या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। अब इस ग्रुप में क्या आते हैं, इस ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और कॉइलम भी होते हैं, मतलब कि कैविटी भी होती है, ठीक है। अब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो हमने पीछे भी जो ग्रुप पढ़े हैं उनमें भी ऐसे एक दो ग्रुप आए थे, एक दो ऐसे आए हैं हमारी कैटेगरी जिसमें हमने यही तीनों कैटेगरी उसमें थी। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, इन एडिशन, अब इसके एडिशन में, इसके अलावा इसमें क्या होता है, दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइव्स द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर that runs along the back of the animal separating the nervous system from the gut, ठीक है। अब अभी मैंने कहा ना कि ऐसे हमें पीछे भी हमने कुछ कैटेगरी देखी एक दो जिनमें यही सारी के बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉइलम कैविटी हमें देखने को मिलती है, ये सब तो थे उसमें। तो अलग क्या है, तो इसमें अलग ये है कि इसमें हमें एक नया बॉडी डिजाइन का फीचर देखने को मिलता है, एक नई कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें, मतलब अपने किसी ना किसी स्टेज पे इनकी लाइफ प्रोसेस में पूरे में कभी ना कभी हमें इनमें एक नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, ठीक है। वो नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक नोटोकॉर्ड क्या है, एक लंबी सी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये सपोर्ट कैसे करता है कि ये एनिमल जो है उसकी बैक पे होता है, तो ये जो बैक है ये उसको बैक से, मतलब उसके नर्वस सिस्टम से और उसकी गट को अलग करता है, एक वो सेपरेशन का काम करता है और उसकी बैक को सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में स्पाइन है जो हमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो इसी तरीके से कुछ समझ लो कि ये एनिमल्स में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। अब ये मसल्स को, जो मांसपेशियां, उनको भी प्रॉपर जगह देती हैं, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इजीली क्या करे, अटैच कर पाए, ताकि जो उनकी मूवमेंट एनिमल्स की वो बहुत इजीली प्रॉपर तरीके से हो पाए, वो मूव कर पाए बिना किसी डिफिकल्टी के। प्रोटोकॉर्डेट्स मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड present at all stages in their lives or for the entire length of the animal। अब जैसे हमने बात की कि इसमें क्या है कि नोटोकॉर्ड एक अलग सा फीचर है, एक न्यू फीचर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन
क्या है, साथ में क्या भी लिखा है, एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइव्स। एटलीस्ट एट सम स्टेजेस का क्या मतलब है कि उनके लाइफ के, उनकी जिंदगी के दौरान किसी ना किसी स्टेज पे ये उनको रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में होगा। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल जो है उनमें हमेशा ही पाया जाएगा, कभी ना कभी, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, कभी ना कभी हमें वो देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रोटोकॉर्डेट्स वो होते हैं, मतलब उनके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेज पे, उनकी लाइफ के हर एक स्टेज पे उनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, या फिर उस एनिमल के पूरी की पूरी जिंदगी में ही वो प्रेजेंट हो। वो कुछ पर्टिकुलर स्टेज पे आ सकते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेज हो सकती है, वो कोई डिफाइन नहीं है कि इसी स्टेज पे आएगी, कि जब वो यंग है या जब वो मेच्योरिटी पे है या वो जब वो ओल्ड वंस हो चुके हैं। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, वो किसी भी टाइम पे उनकी बॉडी में वो कॉर्ड आ सकती है। ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स। अब ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं ये भी कौन से होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर बेलानोग्लोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सस। ठीक है, तो ये हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो क्या है, एक नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। ये हमें सिर्फ क्या चीज़ नोट करनी है आपको यहाँ पे, कि नोटोकॉर्ड क्या है। ये एक रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल की हमें बैक पे देखने को मिलती है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसी से पता चल रहा है, रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो उसको उसके बैक पे होती है। ठीक है, इतनी चीज बहुत है इस चीज में जो इंपॉर्टेंट है हमारी नोट करने वाली, राइट। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, allowing a completely different distribution of muscle attachment points to be used for movement. अब ये जो एनिमल्स हैं इनमें एक प्रॉपर तरीके से वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कशेरुक स्तंभ प्रॉपर तरीके का होता है, और इनका जो स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन, वो भी प्रॉपर तरीके से होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हमें एक प्रॉपर स्केलेटन देखने को मिलता है, तो उसी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से इंटरनल स्केलेटन हमें इन एनिमल्स में देखने को मिल जाता है। allowing a completely different distribution of muscle attachment points to be used for movement। कि अभी हमने जितने भी ग्रुप्स की बात करी, जितने भी एनिमल्स उसमें आए, उन सब से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है इनकी मसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से अटैच्ड होती है, अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, उनका अटैचमेंट पॉइंट्स इस तरीके से होते हैं कि भाई वो उनकी मूवमेंट को ईजी बनाए, उनकी मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी मूवमेंट काफी स्मूथली हो सके। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोइलोमिक एंड सेगमेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब इसमें क्या है, इसमें हमें मेनली सारी की सारी चीज मिल गई हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमें जितनी भी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, हमें इसमें सारी मिल गई। ठीक है ना, कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, कोइलोमिक भी है, मतलब कैविटी भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सेगमेंटेड भी है, और उसके जो बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स इनमें देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर जो भी आते हैं ऑल कॉर्डेट्स, उनके कुछ फ्लोइंग हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। वो क्या हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मतलब रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। हैव अ डॉर्सल नर्व कोड। ठीक है, जो नर्व कोड होती है उनकी वो क्या होती है, डॉर्सल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस भी होते हैं उसमें, और कोइलोमेट मतलब कि कैविटी भी देखने को मिल जाती है। तो मतलब जितनी भी बेसिकली क्या चीज़ है कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़ी है अलग अलग ग्रुप्स में, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक वर्टिब्रेट एनिमल्स में होती है, मतलब वर्टिब्रेटा में होती है। ठीक है, तो अब इन्हीं वर्टिब्रेट्स को
अब क्योंकि इसमें सभी है, मतलब कुछ में होंगी कुछ में नहीं होंगी, तो अब हमें क्या देखना है कि इनको भी 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेटा को, ठीक है, वर्टिब्रेट्स को। तो वो 6 क्लासेस क्या है? पहली है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ये कौन से हैं? जिनका जॉ नहीं होता, ठीक है, मतलब जबड़े नहीं होते उनके, जबड़े जबड़े रहित होते हैं, जबड़े नहीं होते उनके। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड आर स्केललेस। मतलब ये कैसे होते हैं? इनकी लंबी सी ईल लाइक बॉडी होती है, लंबी सी बिल्कुल पतली सी बॉडी होती है उनकी, ठीक है। जो आगे से उनका मुंह होता है ना, वो थोड़ा सा गुलाई में होता है, मतलब लंबी सी बॉडी है, पतली सी, आगे से मुंह थोड़ा सा गुलाई सा है, और उसमें स्केल्स नहीं होते, स्केललेस होती है, स्लिमी सी पतली सी स्किन होती है, ठीक है। दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। पेट्रोमाइजन एंड माइक्साइन आर इट्स एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली क्या चीज़ याद रखनी है? साइक्लोस्टोमेटा वो होते हैं, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास जॉ नहीं होता है, और ये इनका स्ट्रक्चर क्या है? इलोंगेटेड, मतलब लंबी सी पतली सी बॉडी होती है, और आगे गोलाई में मुंह होता है, गोल मुंह होता है। फिर नेक्स्ट जो इसको डिवाइड किया गया है वो किस में डिवाइड किया है? पाइसेस। पाइसेस क्या है? दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स। अब फिश से ही पता चल रहा है पाइसेस एक फिश की ही कैटेगरी है, मतलब फिश होती हैं, और अब फिश है तो ऑब्वियसली हमें पता है मछली तो पानी में ही रहती है, तो ये एक्वेटिक एनिमल होता है। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स या स्केल से उनकी स्किन जो है आउटर वो कवर्ड होती है, आउटर सरफेस बेसिकली। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। वही हम जानते हैं बेसिक चीज़ें हैं कि जो फिश वाली है कि वो ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? वो सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि पानी में रहने वाली जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो वाटर के अंदर उस पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती हैं वो उनको ब्रीथ करती हैं। तो ये जो फिशेज होती है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है। बॉडी क्या है? वो स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब काफ़ी प्रॉपर तरीके से होती है, और वो क्या है? उनकी एक मस्कुलर टेल होती है जो कि उनको मूव करने में हेल्प करती है, जैसे फिश की होती है ना एक टेल, वो उसको मूव करने में हेल्प करती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस हैव। अब वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या होते हैं? हम वार्म ब्लडेड हैं। तो ये जो फिश होते हैं या फिर ये जो पाइसेस हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनके जो हार्ट के सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन बींग्स के जैसे हमें 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, तो इनमें पाइसेस में हमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। दे ले एग्स, अंडे देते हैं। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ फिश, सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज such as sharks and some with a skeleton made of both bone and cartilage such as tuna और रोहू। तो हम काफ़ी अलग अलग तरीके के फिश के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वो जो सिर्फ स्केलेटन से, मतलब कि उनका जो स्केलेटन है वो पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना होता है, जैसे शार्क है, या फिर कुछ का स्केलेटन जो कि बोन और कार्टिलेज दोनों ही चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि ट्यूना या फिर रोहू फिश, राइट। फिर थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन आती है वर्टिब्रेटा की, एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में क्या क्या आते हैं? दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स, इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन एंड अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये क्या है? ये जो एनिमल्स हैं ये उन मछलियों से थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों में अलग होती हैं, ठीक है। उन चीज़ों से अलग कैसे होती हैं कि एक तो इनमें स्केल्स नहीं होते, जो हम बात की थी ना हमने फिश में कि उनकी जो आउटर बॉडी होती है, मतलब कि उनका जो बॉडी सरफेस होता है वो स्केल्स या प्लेट से कवर्ड होता है, तो इनमें वो स्केल्स या प्लेट्स हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरा, इनके अंदर इनकी स्किन में ना कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो हमने फिश में नहीं देखे, फिश में नहीं होते, वो इनमें होते म्यूकस ग्लैंड्स। और तीसरा क्या है? फिश के जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन एम्फीबिया के जो हार्ट में हमें 3 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू ईदर गिल्स और लंग्स,
रेस्पिरेशन फिशेस में तो गिल्स के थ्रू होता है, ये या तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं या फिर लंग्स के थ्रू। ये भी अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब ये वो एनिमल्स हैं, अब पाइसेस में तो क्या आ गए थे जो सिर्फ पानी में रहते हैं, लेकिन एम्फीबिया में कौन से होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, मेंढक, ठीक है, टॉड्स या सैलमेंडर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वर्टिब्रेटा की, रेप्टीलिया। अब ये रेप्टीलिया क्या है? दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब फिश में क्या थी? कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टीलिया भी है। स्केल्स होते हैं फिश के, रेप्टीलिया के भी हैं। या फिर हम पाइसिस के करें, पाइसिस के कोल्ड ब्लडेड है, स्केल्स हैं, रेप्टीलिया में भी है, ठीक है। पाइसिस ब्रीद कैसे करते हैं? गिल्स से, लेकिन रेप्टीलिया किससे ब्रीद करते हैं? लंग्स से। और वहीं अगर हम एम्फीबिया की करें तो वहां पे दोनों चीजें होती है, या तो गिल्स या फिर लंग्स, ठीक है। While most of them have a 3-chambered heart, crocodiles have 4 heart chambers। कि ज्यादातर जो रेप्टीलिया है उनके 3-chambered हार्ट ही हमें देखने को मिलता है, मतलब हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। वहीं सिर्फ एक क्रोकोडाइल है जिसके हमें 4 चैम्बर्स भी देखने को मिल जाते हैं। They lay eggs with tough coverings and do not need to lay their eggs in water, unlike amphibians। अब जो एम्फीबियंस है वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो जब वो अपने अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं, तो वो कहाँ पे करते हैं? वो पानी में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेप्टीलिया हैं उनके जो एग हैं उनकी आउटर कवरिंग काफी हार्ड होती है, मोटी होती है। तो इसीलिए उनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि वो पानी में ही अपने एग्स ले करें, अंडे अपने पानी के अंदर दें। वो बाहर भी दे सकते हैं, लैंड पे भी वो अपने अंडे दे देते हैं, जैसे कि स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये इस कैटेगरी में आते हैं हमारे, ये मतलब ये इसके एग्जाम्पल्स है रेप्टीलिया के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एव्स। अब एव्स क्या हैं? एव्स हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ 4-chambered हार्ट। अब ये तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये ह्यूमंस की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वार्म ब्लडेड होते हैं और 4-chambered हार्ट होता है। दे ले एग्स, अब ये अंडे देते हैं, ठीक है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब इनके जो आउटसाइड कवरिंग होती है वो क्या होती है? फेदर्स होते हैं उसमें, ठीक है, पंख होते हैं। अब पंख से हमें क्या पता चल रहा है? पंख तो किसके होते हैं? बर्ड्स के होते हैं, तो हम मान सकते हैं बर्ड्स होंगी शायद। और इसके क्या होंगे? 2 forelimbs भी होते हैं जो कि उसकी उड़ान के लिए मतलब मॉडिफाई किए जाते ताकि वो उड़ सके प्रॉपर तरीके से। दे ब्रीद थ्रू लंग्स, अब वो ऑक्सीजन या ब्रीदिंग किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। अब हमने इसे फेदर से ही लगा लिया, फेदर से है तो सारी बर्ड्स इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो यह है हमारा 5th क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा की एव्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मैमेलिया, मतलब मैमल्स। अब मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद 4-chambered हार्ट्स। अब वही एव्स में भी यही है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और 4-chambered हार्ट्स हैं, और हमें ह्यूमंस भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग। मतलब उनके कुछ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हमने किसी में भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे, ये किस में होती है? मैमल्स में होती है, ठीक है। टू नरिश, कि वो अपने जो यंग वन है, न्यू बर्ड बॉर्न बेबी है, जो उनका न्यू स्पीशीज है, ठीक है, उसको फीड कर सके। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब उनकी जो स्किन है उस पर कुछ बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ उनकी बॉडी में स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अभी तक क्या है? ये ह्यूमन से मेल खाती है, मतलब ह्यूमंस में भी यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है? एक न्यू बेबी को बर्थ देते हैं ना, तो ऐसे ही वो क्या करते हैं? नए बेबी को बर्थ देते हैं, नए लिव वंस को
प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो एग्स ले नहीं करते, वो बर्थ देते हैं। However, a few of them, like the platypus and echidna, lay eggs. लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अंडे भी दे देते हैं, कुछ लिमिटेड गिनती के। And some, like kangaroo, give birth to very poorly developed young ones. और उनमें कुछ ऐसी भी, जैसे कि कंगारू, जो देते तो जन्म है बच्चे को, मतलब कि एक नए यंग बेबी को बर्थ देते हैं, लेकिन उनके जो यंग वंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं होते, वो काफ़ी पुअर तरीके से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेमेलिया। तो ये क्या था, हमारा पूरा वर्टिब्रेटा था। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ आपको इन ग्रुप्स में क्या चीज़ देखनी है, एक तो आर्थ्रोपॉड इंपॉर्टेंट है और एक है वर्टिब्रेटा इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है हर एक चीज़ कि कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप में क्या आता है। ठीक है, जो हमने ये अभी 6 ग्रुप्स पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि ये 6 ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन उठाया जाता है। बाकी चीज़ों से क्वेश्चन नहीं उठाया जाता, इनसे क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है, हर एक एग्जाम में उठाया जाता है। ठीक है, तो इनको अपने पास इसके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंट है, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें पहला क्या था, साइक्लोस्टोमेटा, जिनके जॉज नहीं होते। अब ये वाला साइक्लोस्टोमेटा इतना ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है कि जॉ नहीं होते हैं उसके, या फिर बॉडी उसकी लंबी सी पतली सी होती है और सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है पाइसेस। पाइसेस है, हमें पता चल रहा है क्या है, फिश है। अब फिश की जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है हम वो देखेंगे, पानी में रहती है। ठीक है, उसके स्केल्स होते हैं बॉडी के बाहर, और वो ब्रीद किसके थ्रू करती है, गिल्स के थ्रू ब्रीद करती है, इतना हम जानते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कोल्ड ब्लडेड होती है, और इसके जो है हार्ट वो 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। और ये एग्स ले करते हैं, अंडे देती हैं, इतनी चीज़ स्पाइसेस में नोट करनी है। तीसरा एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या नोट करनी है कि ये पाइसेस से कैसे अलग होते हैं, एक तो स्केल्स नहीं होते, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अंडे देते हैं, और साथ ही साथ जो ब्रीद करते हैं वो किससे, गिल्स या फिर लंग्स, दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई गिल से ब्रीद करता है, कोई लंग से ब्रीद करता है। ठीक है, और ये कौन से हैं, एम्फीबिया में कौन से एनिमल्स आते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रेप्टीलिया हमने पढ़ा है। रेप्टीलिया क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केल्स होते हैं और लंग्स होते हैं। ठीक है, इनमें मेनली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये बात ध्यान रखना क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो एग्स ले करते हैं ये बाहर करते हैं, इनको पानी में अंडे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी हार्ट कवरिंग्स होती है। फिर है एव्स। एव्स क्या होती है, हमारी बर्ड्स, वार्म ब्लडेड होती है, 4 चैम्बर्ड होती हैं और उनके फेदर होते हैं, तो वो बर्ड्स आ जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मैमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उनके मेमोरी ग्लैंड्स है जिससे कि वो उनको फीड करते हैं। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, हेयर्स हैं, स्वेट ऑयल ग्लैंड्स है, ये सारी ह्यूमन वाली ही चीज़ें हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ हम कहें ज़्यादातर क्या करते हैं, न्यू यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं और वो मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है प्लेटिपस या फिर एकिडना, राइट। तो ये है हमारा पूरा वर्टिब्रेटा, और ये पूरा हमारा वाइंड अप होता है कौन सा, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम पद्धति। वाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे हम है, नोमेनक्लेचर क्या है कि हम नाम रखते हैं, नामकरण कह देते हैं ना हम। तो जो भी यंग वन हमें देखने को मिलता है कि कोई भी नया बच्चा आता है, किसी न्यू बॉर्न बेबी जो भी है, तो उसका नेम रखा जाता है। क्या जरूरत है नेम रखने की, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या जरूरत है मैं नेम रखने की, क्यों रखना है नेम। सिंपल सी चीज है, अगर हम नेम नहीं रखेंगे
तो हम कैसे बुलाएंगे किसी को? अगर हमें बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे? कुछ तो बोल के बुलाएंगे उसको, कुछ तो बोलना है, तो उसको बोलने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, उस हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल की रिकॉग्निशन के लिए उसका नेम होना ज़रूरी है, ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसकी एक आइडेंटिटी बन सके, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी के लिए वो ज़रूरी हो जाता है. So as you might be able to appreciate, it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organism. अब क्या है कि अगर मान लो हम एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में सेम चीज़ लिख के, जैसे अगर हम बात करें कि मैमल्स की अभी हमने बात की, ठीक है, तो हम मैमल्स की अगर हम बात करें तो हमने उनकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स डाली कि वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, यंग वंस को बर्थ देते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. अब ये हम अगर अलग अलग, क्योंकि हमें इतनी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, हमारे इंडिया में ही हमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल रही हैं, तो अगर हम अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो वो चीज़ एकदम पहचाननी मुश्किल हो जाएगी कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब हम उसको कंसिडर करना ही काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए कि भाई हम एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व by agreeing upon a scientific name for organisms in the same manner that chemical symbols and formulae for various substances are used the world over. अब क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस चलती हैं, तो वहाँ पे अब ये क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो वो उनके अलग अलग नेम्स भी होते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे क्या किया गया फिर कि जैसे अब कुछ केमिकल फॉर्मूले या कुछ केमिकल नेम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. जैसे अगर हम मेडिसिन में देखते हैं तो मेडिसिन में अब टैबलेट का नेम तो अलग होता है, लेकिन उसमें जो हम बात करते हैं ना कि सॉल्ट है, वो सॉल्ट सेम होता है, या फिर जो डिजीजेस होती हैं उनका कुछ साइंटिफिक नेम होता है. तो इस तरीके से उनका साइंटिफिक नेम रखा जाता है अग्री करके हर जगह पे, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलता है और वो रिकॉग्नाइज प्रॉपर तरीके से किया जा पाता है. The scientific name for an organism is thus unique and can be used to identify it anywhere in the world. तो वो बिल्कुल यूनिक होता है, अलग होता है, किसी दूसरे के लिए, स्पीशीज़ के लिए वो यूज़ नहीं करते ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो यूज़ करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हम उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The system of scientific naming or nomenclature we use today was introduced by Carolus Linnaeus in the 18th century. अब ये जो है साइंटिफिक नेम रखने के लिए, ये नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है कि हम एक ही नेम रखें, साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में चाहे कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करते हो वहाँ पे सेम ही रहे, वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में? कैरोलस लिनेयस में. द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिजम्स इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू. अब एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो होगा वो किसका रिजल्ट है? उसको क्लासिफाई करने का प्रोसेस, कि भाई वो कौन से, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन की बात की इस पूरे चैप्टर में कि हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम किस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, या वो जो ऑर्गेनिज्म है किस ग्रुप से रिलेटेड है, उसमें भी ये मदद करते हैं. ये उसका रिजल्ट है कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम क्लासिफाई भी किस बेसिस पे करें? नाम ही तो रखा हमने. अभी जो हमने बात की कि जैसे कि वर्टिब्रेटा है, ये आर्थ्रोपॉड है, ये मोलस्का है, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, क्या किया हमने? वो नाम ही तो रखे हैं, नामकरण ही तो किया उनका. तो वो नाम रखना है, वो उसी का एक रिजल्ट है कि वहाँ पे वो साइंटिफिक नेम निकल के आया है सबका, राइट. सो बट व्हेन वी एक्चुअली नेम दी स्पीशीज वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ग्रुप इट बिलोंग्स टू. लेकिन अब जब हम एक स्पीशीज़ का नाम लेते हैं तो हम पूरी की पूरी ग्रुप की हायरार्की नहीं लेके बैठते कि वो कौन से उस पे आता है. अब अगर आप हैं तो आपका अगर कोई भी नेम ले रहा है, आपको कोई आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो आपका ही नेम से आइडेंटिफाई करेंगे ना, आपके नेम से सर्च करेंगे. आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या आपकी कितनी जनरेशन से, आपके कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं पहले से, ठीक है, उसको सर्च नहीं करेंगे, वो आपके नेम से आइडेंटिफाई करेंगे आपको मेनली. Instead, we limit ourselves to writing the name of the genus and species of that particular organism. तो हम पूरी हायरार्की लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, उस एक ऑर्गेनिज्म की का नेम लिख देते हैं, उनकी जीनस का नाम क्या और उसकी स्पीशीज़ का नाम क्या है.
वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन अग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स। अब क्योंकि एक साइंटिफिक नेम रखा गया पूरे वर्ल्ड पे सारा अग्रीमेंट होने के बाद, तो क्या अग्री किया गया कि जो भी ये जो स्पीशीज़ और जीनस के नेम्स होंगे ये लैटिन में होंगे। सर्टन कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। अब कुछ कन्वेंशंस या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस था जो फॉलो किया जाएगा इन नेम्स को लिखने के लिए। द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। कि जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, वहीं अगर हम स्पीशीज का नाम लिखेंगे तो वो एक स्मॉल लेटर से शुरू होगा। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स। कि अगर हम उसको प्रिंट करेंगे ना तो जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ना बोल्ड में ना अंडरलाइन में, वो सिर्फ इटैलिक्स में लिखा जाएगा। व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। अब जब हम उसको टाइप कर रहे हैं, प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स में होगा, लेकिन अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे तो हम उनको अलग अलग, जीनस का नाम लिखा उसको अंडरलाइन करा, स्पीशीज़ का नाम लिखा उसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा। ये कुछ कन्वेंशन है जो हमें हर नेम, साइंटिफिक नेम लिखने में ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है, सिर्फ वही चीज़ के अपने नोट्स प्रिपेयर करना। आई होप आप लोगों ने साथ साथ कर ली हो, और अब वही चीज़ पढ़ना, इसके अलावा आपको दोबारा इस चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमारे लिए, राइट। अब जो है उसमें फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।